नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक धांसू सेशन जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग क्लास को समझेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर समझ जाएंगे। इसके बाद आप एग्रीकल्चर के जितने भी छात्र हैं, इस क्लास को आपने देख लिया तो इसके बाद जीपीबी का कोई भी एग्जाम जब आप देने बैठोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक्चुअली जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग दो ये भाई बहन वाली सब्जेक्ट हैं। जेनेटिक्स समझो मैथ का फार्मूला है, तो ब्रीडिंग वो जगह है जहां पर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो। जेनेटिक्स अगर आपने समझ लिया तो प्लांट ब्रीडिंग को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए इस श्रृंखला में सबसे पहले हम जेनेटिक्स वाले पोर्शन को पढ़ेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक शब्द को समझाते हुए आपको आगे बढ़ाएंगे। जहां आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट सेशन में बता देंगे, और कमेंट सेशन में बताने के बाद अगली क्लास में उस डाउट को मैं लेकर दोबारा क्लियर कर दूंगा। जब तक ये रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल रही हैं, अगर मैं लाइव क्लासेस लेता हूं तो लाइव क्लास में आप मुझसे लाइव मिलकर और सारी अपनी समस्याओं का समाधान तुरंत पा सकेंगे। ठीक है, मेरा नाम है शुभम तिवारी और हम स्टार्ट कर रहे हैं जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग का ये धांसू सेशन। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का जो क्लास है जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग का, उसको बेसिक टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो जरा समझो ये है क्या भाई साहब, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है क्या, किस बला का नाम है ये। तो टर्मिनोलॉजी में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली बात भाई साहब क्या है, डोमिनेंस की। ठीक है, पहला शब्द जो सामने आया है वो आया है डोमिनेंस। क्या होता है डोमिनेंस, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रभावितता। नेक्स्ट पेज लेकर मैं आपको एक एक चीज को समझाता हुआ चलूंगा। डोमिनेंस की अगर मैं बात करूं, डोमिनेंस हिंदी में बोलते हैं प्रभावी। क्या बोलते हैं, प्रभावी। समझो जरा भाई साहब, ये आप हैं और आप हैं बड़े भाई। ठीक है, और आपका भाई साहब रहता है छोटा भाई आपके साथ में। ठीक है, अब जैसे ही ये दोनों लोग साथ में होंगे, जैसे ही ये दोनों लोग साथ में दिखेंगे, ठीक है, जैसे ये दोनों लोग साथ में दिखेंगे, दोनों लोग साथ में रहेंगे तो पावर किसका चलना है, बड़े भाई का चलना है। अच्छा, बड़ा भाई अकेला होगा तभी बड़े भाई का पावर चलना है। छोटे भाई का पावर तभी चल पाएगा जब बड़ा भाई उसके सामने ना उपस्थित हो। बात समझ में आई। यानी अगर अकेला बड़ा भाई है तो बड़े भाई पावर चल ही रहा है। ठीक है, और बड़ा भाई और छोटा भाई दो लोग हैं तभी बड़े भाई पावर चलेगा। छोटे भाई पावर कब चलेगा, छोटे भाई पावर तभी चलेगा जब भाई साहब क्या हो, छोटा भाई अकेला हो। इसका मतलब डोमिनेंस का मतलब है प्रभावितता। तो प्रभाव स्थापित करने की बात करता है, और प्रभाव स्थापित करने में बात मैंने लिखी है ऑलवेज एक्सप्रेस, यानी ये अपना प्रभाव हमेशा प्रदर्शित करेंगे। और इनको हमेशा हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें टाल, तो टाल और ड्वार्फ दो लक्षण हैं। ठीक है, टाल और ड्वार्फ, टाल का मतलब होता है लंबा और ड्वार्फ का मतलब होता है बौना। ठीक है, दो लक्षण हैं। अब इसमें जो टाल होगा ये अगर प्रभावी लक्षण है, ये क्या है, प्रभावी लक्षण है। ठीक है, तो इसे हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करेंगे। और ड्वार्फ जो है ये अप्रभावी लक्षण है, जिसे आप बोलते हो रेसेसिव। क्या बोलते हो, रेसेसिव। तो इसे हम क्या करेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ऑलवेज एक्सप्रेस का मतलब है कि कैपिटल टी अगर एक भी कहीं पर नजर आ जाएगा तो वो कैसा दिखेगा, लंबा ही दिखेगा। इसका मतलब है अगर कंडीशन होमोजाइगस है तब भी वो दिखेगा, हेटेरोजाइगस है तब भी वो दिखेगा। अब आप कहोगे भाई साहब रेसेसिव मैंने बता दिया आपको कि ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन, और स्मॉल लेटर ही क्या होगा, हमेशा इसको प्रदर्शित करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। तो मैंने दो शब्द यहां पर यूज कर दिए कि होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होगा और हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होगा। अब आपके सामने ये डाउट आ गया कि हम तो भाई साहब होमोजाइगस भी नहीं जानते हैं, तो भाई साहब हम काहे बैठे हैं, हम बताएंगे आपको होमोजाइगस क्या होता है। देखो बच्चा, होमोजाइगस का सीधा मतलब है कि भाई साहब जब दोनों एलील, किसी जीन के दोनों एलील्स क्या हो, दोनों एलील्स क्या हो, सेम हो, तो होमोजाइगस है। और अगर वो डिफरेंट हैं तो क्या है, हेटेरोजाइगस है। हेटेरोजाइगस है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, होमोजाइगस का एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो भाई साहब देखो कैपिटल टी दोनों एलील कैसे हैं, सेम है। स्मॉल टी दोनों एलील कैसे हैं, सेम है। इसका मतलब है ये भी क्या है, ये भी हमारा क्या है, होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। फिर अगर बात करें हेटेरोजाइगस क्या होगा, तो भाई साहब एक कैपिटल टी लिया, एक स्मॉल टी लिया, दोनों एलील अब क्या हो गए, डिसिमिलर हो गए, अलग अलग हो गए। इसका मतलब ये कंडीशन कहलाएगी हेटेरोजाइगस कहलाएगी। और मैंने बताया आपको डोमिनेंस जो होगा वो यहाँ भी प्रभावी होगा, यहाँ तो प्रभावी होगा ही और यहाँ भी प्रभावी होगा। इसका मतलब है जहां भी एक कैपिटल टी आ जाएगा वो प्लांट हमेशा टॉल ही नजर आएगा। और रेसेसिव हमेशा सिर्फ कहां पर प्रभावी होगा, जहां पर होमोजाइगस रेसेसिव होगा।
होमोजाइगस रिसेसिव यानी दोनों स्मॉल टी होंगे तब बौना नजर आएगा। इसका मतलब है कंडीशन आपको समझ में आ गई है। डोमिनेंस यानी प्रभावी का मतलब है ऑलवेज एक्सप्रेस डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। रेसेसिव का मतलब है ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन और स्मॉल लेटर से इसको प्रदर्शित करेंगे, यानी स्मॉल टी हमेशा क्या दिखेगा, बौना दिखेगा। होमोजाइगस जब दोनों एलील सेम है यानी कैपिटल टी होमोजाइगस है, स्मॉल टी भी होमोजाइगस है। हेटेरोजाइगस जब दोनों एलील क्या है, अलग अलग है, जैसे हमने बताया कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है, हेटेरोजाइगस है। इतना आपको समझ में आ गया हो, इतने में अगर कोई समस्या हो तो कमेंट में बता दो फटाफट, ठीक है। इसके बाद बात करें हम फिनोटाइप और जीनोटाइप की। देखो भाई साहब, आपको मैंने देखा, ठीक है, आपको मैंने देखा, आपका रंग मैंने देखा भाई साहब, गोरा है आपका रंग, ठीक है। आंखें मैंने आपकी देखी, आंखें मैंने आपकी देखी, आंखों का रंग आपके क्या है, आई कलर मैंने देखा आपका ब्लैक था, ठीक है। बाल आपके देखे मैंने ब्लैक थे, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, बाकी जो भी आपका शेप है कैसा है, ये सारी चीजें क्या, ये सब मैंने देखा। और जब मैं कहता हूं मैंने देखा, आई सी, इसका मतलब मैं क्या देख सकता हूं, सिर्फ आपका फिनोटाइप देख सकता हूं। क्या देख सकता हूं मैं, सिर्फ आपका फिनोटाइप देख सकता हूं। लेकिन ये फिनोटाइप हुआ क्यों होगा आपका, इसके पीछे जो जेनेटिक मेकअप आपका है दैट इज जीनोटाइप। जो हमको आंखों से नजर नहीं आता है वो होता है जीनोटाइप। लेकिन यहां पर सिर्फ अकेला जीनोटाइप ही प्रभावी नहीं है। जीनोटाइप अकेला तो नहीं ऐसा काम करता है कि आपका लक्षण सारा कुछ लेकर आ जाए। अगर सिर्फ ऐसा होता तो आप क्यों कहते कि धूप में जाके हम काले हो गए, कहते कभी नहीं कहते। इसका मतलब है जब आप धूप में जाके काले हो जाते हो, इसका मतलब यहां पर जीनोटाइप के साथ साथ इन्वायरमेंट, इसका इन्वायरमेंट दोनों का इफेक्ट जब लगता है तो सामने जो दिखता है वो होता है फिनोटाइप। बात समझ में आई। जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंटल इफेक्ट से हमको एक्सटर्नल अपीयरेंस जो नजर आती है वो फिनोटाइप कहलाती है। यहाँ पर आप देखेंगे, देखो ये जीन्स है यानी जीनोटाइप है, ये इन्वायरमेंट है, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, फिनोटाइप यानी लक्षण पैदा कर रहे हैं। फिनोटाइप जो हमको आंखों से नजर आता है, मैंने कहा एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म कहलाता है फिनोटाइप। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है किसी का, वो कहलाता है जीनोटाइप। और जीनोटाइप और एनवायरनमेंट मिलकर किसी के फिनोटाइप को डिसाइड करते हैं। मैंने यहाँ पर एक पिक्चर में आपको सरल तरीके से समझा दिया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जीन और एलील, दो शब्द हैं, दोनों शब्दों को बहुत आराम से बहुत विधिवत तरीके से समझेंगे। देखो बेटा, जीन क्या है, जीन इज अ यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करता है। मैंने बस एक लाइन में आपको पूरी बात समझा दी कि भाई साहब जीन क्या है, मैंने कहा डीएनए का टुकड़ा, डीएनए के जिगर का टुकड़ा है क्या, जीन। काम क्या करता है ये, मैंने कहा कार्य इसका है एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में क्या करना, लक्षणों को लेकर जाना। आपका शकल सूरत अपने माता पिता से मिलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ जीन। आपकी नाक अपने मम्मी पे गई है, आंखें अपने पापा पे गई हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ जीन। कहने का मतलब जीन क्या है, डीएनए का एक टुकड़ा है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर लक्षणों को पहुंचाने का कार्य करता है, और ये हमारा हो गया जीन। और ये जीन जो है दो एलील के जोड़े में रहता है, ठीक है। दो एलील के जोड़े में अक्सर रहेगा, कभी कभी मल्टीपल एलील हो सकते हैं, वो कहानी बाद में हम लोग समझेंगे। लेकिन दो एलील के जोड़े में रहता है, यानी कभी भी, जैसे मैंने बताया कैपिटल टी, दो एलील दिख रहे हैं ना, और यहाँ पर स्मॉल टी, ये भी लक्षण होगा। ये सारे क्या है, ये एलील हैं। मैंने कहा अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, यानी जीन का ही परिवर्तित रूप क्या है, अल्टरनेट फॉर्म क्या है, एलील है। दोनों में अंतर समझना। परिभाषा मैंने कहा जीन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। मैंने कहा अनुवांशिकता मैंने क्या कहा, हेरिडिटी मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन यानी माता पिता से बच्चों में लक्षणों का आना क्या कहलाता है, हेरिडिटी। और उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, जीन है। और एलील क्या है, एलील इज अ वेरिएंट ऑफ जीन, यानी जीन का एक क्या है, वेरिएंट है, एक भाग है, एक हिस्सा है।
स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो जीन इज कंप्राइज्ड ऑफ टू एलील, कह रहा दो एलील आपस में मिलकर जीन बनाते हैं, और एलील कैन बी आइदर डोमिनेंट एलील या रेसेसिव एलील। मैंने बताया था ये हो गया डोमिनेंट एलील, ये हो गया रेसेसिव एलील, दो प्रकार का हो सकता है। नेचर की बात करें तो जीन इज स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट इनकोड फॉर द स्पेसिफिक प्रोटीन। बेटा समझो, जब मैंने कहा जीन क्या है, डीएनए का टुकड़ा है, तो आप कहोगे डीएनए क्या है, पूछ लोगे भाई साहब, मैं कहूंगा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आप कहोगे न्यूक्लिक एसिड फिर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है भाई साहब, मैंने कहा एक न्यूक्लिक एसिड है, एक प्रकार का डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है उसमें, ऐसा न्यूक्लिक एसिड है। आप कहोगे न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो मैं कहूंगा देखो भाई साहब, बहुत सारे जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं उनसे मिलके बन जाती है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मैंने कहा पॉलीन्यूक्लियोसाइड, पॉली मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड मिलकर बना देते हैं न्यूक्लिक एसिड। आप कहोगे यार ये न्यूक्लियोसाइड क्या, हमको यही नहीं पता है तो हम कैसे बनाएंगे, तो हम कहेंगे भाई साहब आपको अच्छा न्यूक्लियोटाइड पता है, न्यूक्लियोटाइड पता है, न्यूक्लियोटाइड में जैसे ही हम क्या मिला देते हैं, शुगर मिला देते हैं, न्यूक्लियोटाइड में जैसे ही शुगर मिला देते हैं वैसे ही बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। अब आप कहोगे भाई हमको न्यूक्लियोटाइड भी नहीं पता है, हम कहेंगे अच्छा ये भी नहीं पता है, तो मैं कह दूंगा भाई साहब जैसे ही नाइट्रोजन के जो बेस होते हैं, नाइट्रोजन के जो बेस होते हैं उनमें आपने मिला दिया फास्फेट, उनमें मिला दिया आपने फास्फेट, वो कहलाएगा क्या, न्यूक्लियोटाइड। अब कहोगे हम तो नाइट्रोजन बेस भी नहीं जानते, भाई साहब आप कहने में बहुत आगे हो, हम समझाते चले जा रहे हैं, आप ये कहते जा रहे हो हम नहीं जान रहे। चलो ठीक है, नाइट्रोजन बेस भी आपको बता देंगे फिर हम। आप कहोगे नाइट्रोजन बेस क्या है, तो हम कह देंगे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं प्यूरिन्स और दूसरे होते हैं पिरीमिडिन्स। आप कहोगे इनसे तो हमारा कोई वास्ता ही नहीं रहा, हम तो इनके बारे में कुछ नहीं जानते। हम कह देंगे देखो प्योर होना तुम एग्रीकल्चर से पढ़ रहे हो, यानी एजी जो है वो प्योर है और बाकी बचे हमारे जो है वो पिरीमिडिन हो गए। एजी का मतलब है एडिनिन और ग्वानिन, ये होते हैं प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस, और भाई साहब साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल ये होते हैं पिरीमिडिन नाइट्रोजनस बेस। अब मैं फिर से रिवर्स में आपको लेके चलता हूं, ये प्यूरिन और पिरीमिडिन क्या है, एक प्रकार के नाइट्रोजनस बेस हैं, और इन नाइट्रोजनस बेस में जैसे ही आप फास्फेट मिलाते हो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में जैसे ही आप मिलाते हो शुगर बन जाता है न्यूक्लियोसाइड, और बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड मिलकर बना देते हैं न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड होते हैं दो प्रकार के, जो डीऑक्सी राइबोज शर्करा के साथ जुड़ा है वो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और जो राइबोज शर्करा के साथ जुड़ा है वो राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए। और इसी का क्या है, टुकड़ा है हमारा क्या, जीन, इसी के जिगड़ का टुकड़ा है जीन। तो जीन क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड का ही तो बना हुआ होगा। यहां मैंने यही बात तो बताई कि जीन इज अ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, और न्यूक्लियोटाइड से बाद में न्यूक्लियोसाइड भी बनते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है जिसको इनकोड करके रखा जाता है प्रोटीन के द्वारा, और एलील कुछ नहीं है, उसी जीन का एक वेरिएंट है, एक प्रकार का वेरिएंट है जिसमें डोमिनेंट और रिसेसिव तरीके के जीन पाए जाते हैं। आई होप यहां तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, बैक क्रॉस और रेसिप्रोकल, कुछ टर्मिनोलॉजीज और हैं। पहली टर्मिनोलॉजी की बात करें मोनो हाइब्रिड, जब हम एक लक्षण को लेकर सिंगल कैरेक्टर जैसे मान लो मैंने एक कैरेक्टर ले लिया लंबाई, और लंबाई के कैरेक्टर को लेकर मैंने कोई क्रॉस करवाया है, दैट इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड। एक लक्षण दिया क्रॉस करवाया मोनो हाइब्रिड, दो लक्षण दिए क्रॉस करवाया डाई हाइब्रिड, दो से ज्यादा लक्षण दिए क्रॉस करवाया तो बोलेंगे पॉली हाइब्रिड, इसमें कोई संशय नहीं रह गया। अब अगली बात आती है बैक क्रॉस की। बेटा फिर बैक क्रॉस क्या है, उल्टा करवा देते हैं क्या, बैक क्रॉस बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है बच्चा लोग। ठीक है, देखो मान लो ये था कैपिटल टी और ये था स्मॉल टी। ठीक है, ये हमारा कैसा दिख रहा था, आपको टॉल दिख रहा था, ये आपको कैसा दिख रहा था, ड्वार्फ दिख रहा था। ठीक है, ड्वार्फ दिख रहा था। इन दोनों का जब हमने क्रॉस करवाया तो देखो पहले का पहले से क्रॉस करवाते हैं यानी कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, पहले का दूसरे से क्रॉस करवाते हैं फिर कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, दूसरे का पहले से करवाते कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, दूसरे का उससे करवाते कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी आप देख रहे हो यहाँ सारे क्या मिले हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी ही मिले हैं। इसका मतलब एक शब्द में भी यहाँ पर एक जगह भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर एक ही चीज मिल रही तो उसको एक जगह भी लिख सकते हो, ऐसी कोई समस्या नहीं आ जाएगी। तो कुल मिला के आप समझ लो जब आपने कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करवाया तो आपको मिला क्या, फाइनली यही मिला, कैपिटल टी और स्मॉल टी जितने भी पॉपुलेशन मिली यही मिली। इसे हम बोलते हैं F1 यानी फर्स्ट फेलियल जनरेशन, पहली जनरेशन है, ये पहली पीढ़ी है। ठीक है,
अच्छा बेटा, पहली पीढ़ी की बात तो आपने बता दी, अब जरा समझाओ ये बैक क्रॉस क्या है। बैक क्रॉस का मतलब है ये पलट के जाए इस डोमिनेंट से क्रॉस कर ले या पलट के जाए इस रेसेसिव से क्रॉस कर ले। अच्छा, F1 में दिखेगा कैसा, तो मैंने कहा था जहां भी एक भी कैपिटल टी आ जाएगा वो टॉल दिखेगा, क्योंकि कैपिटल टी क्या है, वो डोमिनेंस है, डोमिनेंट है, तो टॉल दिखेगा। ये कैसा दिखेगा, लंबा दिखेगा ये पौधा, ठीक है, लंबा दिखेगा ये पौधा। क्या दिखेगा, टॉल दिखेगा। मैंने कहा अब अगर चाहे जाके इसी का बैक करवा के डोमिनेंट से करवा दो, चाहे रेसेसिव से करा दो, दोनों कहलाएगा बैक क्रॉस। यानी पेरेंट से जाके क्रॉस करवा दे रहे हैं जो संतति पैदा हुई उसका। यानी अगर एक शब्द में कहा जाए तो F1 इंटू पेरेंट, सिंपल सा अगर आपको लिखना हो तो आप कह सकते हो F1 इंटू पेरेंट क्या हो गया, बैक क्रॉस हो गया। और अगर आपको अच्छे से समझाऊं मैं, समझो जरा, F1 इंटू पेरेंट तो हो ही सकता है, लेकिन पेरेंट में भी दो तरीके के पेरेंट हैं, एक है डोमिनेंट पेरेंट, एक है डोमिनेंट टाइप का पेरेंट, और दूसरा है रेसेसिव टाइप का पेरेंट। क्या है, रेसेसिव टाइप का पेरेंट, यानी प्रभावी है एक अप्रभावी है। मैंने कहा जैसे ही आपने F1 का डोमिनेंट से क्रॉस कराया, ये तो बैक क्रॉस है, लेकिन बैक क्रॉस भी होता है दो प्रकार का। वही मैं आपको समझा रहा हूं, बैक क्रॉस होता है दो प्रकार का। जब आपने डोमिनेंट से F1 का क्रॉस कराया तो दैट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, टॉप क्रॉस बोलेंगे या आउट क्रॉस भी बोल देंगे, ठीक है, आउट क्रॉस बोलते हैं, बेसिकली इसको आउट क्रॉस बोलते हैं। और जब रेसेसिव से आप क्रॉस कराते हो दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। कमजोर को भाई साहब इन्होंने टेस्ट कर लिया, रेसेसिव को कर लिया टेस्ट, और डोमिनेंट करवा दिया टॉप या आउट, ठीक है, डोमिनेंट ने आउट क्रॉस करवा दिया और रेसेसिव ने क्या करा दिया, टेस्ट क्रॉस करवा दिया। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बैक क्रॉस में मैंने बताया F1 इंटू पेरेंट होगा, अगर डोमिनेंट से क्रॉस करेगा तो क्या कहलाएगा, आउट क्रॉस, रेसेसिव से क्रॉस करेगा तो क्या कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है समझो जरा। पहले आपने जर्सी सांड लिया, ठीक है, जर्सी सांड लिया और इसका क्रॉस करवा दिया, इसका क्रॉस कर, जर्सी सांड यानी मेल है ये, जर्सी सांड का क्रॉस करवा दिया साहीवाल गाय से, साहीवाल गाय से करवा दिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, अगली बार आपने क्या किया, साहीवाल गाय का, साहीवाल सांड का क्रॉस करवा दिया जर्सी गाय से। ये दोनों एक दूसरे के जो क्रॉस हुए क्या हुए, रेसिप्रोकल हुए, उल्टा। मैंने कहा दो क्रॉस होंगे लेकिन रिवर्स सेक्स के साथ होंगे, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉस। बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। यानी मेल आपने लिया है पहले, अगर मान लो आपने एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का मेल लिया है तो फीमेल दूसरे का लिया है, सेकंड जब क्रॉस करवाएंगे तो पलट देंगे मेल और फीमेल के लक्षणों को, ठीक है। ये हमारी थी टर्मिनोलॉजी की छोटी सी क्लास। हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में, छोटी क्लास है, नेक्स्ट क्लास से आपकी क्लासेस और बड़ी होंगी और बेहतरीन होंगी, ठीक है। आज हम लोग बस एक ट्रायल पे क्लास हम लोग लाए हैं, इसके बाद अगली क्लासेस जो हमारी चलेंगी मेंडलिज्म से चलेंगी। थोड़ा सा अगर आप पढ़ के आएंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, नहीं भी पढ़ के आएंगे तो भाई साहब एकदम चिंता करने की विषय नहीं है। मेंडल को तो आपके घर का मित्र बना दूंगा मैं, इतना अच्छे से आपको मेंडल के विषय में जानकारी दिला दूंगा, ठीक है। मेंडल आपके घर के आदमी हो जाएंगे, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। अच्छा, एक शब्द और मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर एक शब्द आपके सामने आ जाता है अक्षर, जिसे आप कहते हो फिनोकॉपी, ठीक है। ये शब्द भी आपके सामने आता रहता है। फिनोकॉपी क्या है, तो देखो बेटा कुछ नहीं है फिनोकॉपी, छोटी सी चीज होती है फिनोकॉपी। आप पूछोगे क्या होती छोटी सी चीज, देखो ऐसा हो जाए कि आप यहाँ रह रहे हो, इंडिया के अंदर रह रहे हो आप भाई, ठीक है, आप इंडिया के अंदर रह रहे हो, भारत के अंदर आप रह रहे हो, आपके मम्मी पापा हैं, ठीक है, आपके मम्मी पापा हैं, आपके मम्मी पापा हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट गर्म है, गर्म एनवायरनमेंट है। माता पिता ने आपको क्या किया, पैदा किया, ठीक है, आपकी शकल सेम। ऐसा एक लड़का जो है एक देश पड़ता है नॉर्वे, बहुत ठंडा देश है, बहुत ठंडा देश है, ठीक है। माता पिता उनके अलग हैं, माता पिता अलग हैं, लेकिन आपकी जो शकल है ये शकल सेम टू सेम उस नॉर्वे के लड़के से मिल रही है, मैच कर रही है, कोई अंतर नहीं, 100% मैच कर रही है भाई शकल, ठीक है। इसे हम बोलते हैं फिनोकॉपी। क्या बोलते हैं, फिनोकॉपी। यानी अगर परिभाषा में समझाया है तो मैंने एग्जाम्पल दिया, परिभाषा में आपको समझना हो तो कैसे समझोगे, यानी डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट जीनोटाइप के साथ क्या हो, एक जैसा फिनोटाइप अगर आपको मिल जाए तो दैट इज कॉल्ड फिनोकॉपी। बात समझ में आई। मैंने कहा डिफरेंट क्या है, एनवायरनमेंट है, क्या है, पर्यावरण अलग है, वातावरण अलग है, जीनोटाइप भी क्या है, अलग है।
इसके बाद भी क्या हो जाए, फिनोटाइप यानी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो सेम हो जाए, तो इसे हम बोलते हैं क्या, फिनोकॉपी। एक दूसरे की वो क्या हो जाएंगे, फिनोकॉपी। मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप यहाँ रह रहे हो यूपी के अंदर या फिर मतलब इंडिया के अंदर, कहीं भी आप रह रहे हो इंडिया के भीतर, आपका एनवायरनमेंट क्या है, आप ट्रॉपिकल क्लाइमेट से आते हो यानी गर्म एनवायरनमेंट में आप रहने वाले हो, माता पिता आपके यहाँ के हैं, और नॉर्वे में एक लड़का पैदा होता है, उसके माता पिता अलग है यानी जीनोटाइप अलग है, वहाँ का एनवायरनमेंट ठंडा है यानी एनवायरनमेंट भी अलग है, एनवायरनमेंट अलग है, जीनोटाइप अलग है, फिर भी आपकी और उसकी शक्ल सेम टू सेम मिल रही है, और इसे हम क्या कहते हैं, फिनोकॉपी कहेंगे। आज हम लोग बस इतनी जानकारी रखेंगे, छोटी सी क्लास है लेकिन ये इंफॉर्मेटिव क्लास है, और इसके बेसिस पर आगे के आप मेंडल के सारे नियम समझ पाओगे, इसलिए बेहतरीन तरीके से इसको समझने की कोशिश करना। मेंडल के साथ हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि आप सभी को।